हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग लेप्रोसी के संक्रमण कैसे होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं और कौन से लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है, इस पर हम चर्चा करें। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये बीमारी जो होता है सो माइकोबैक्टीरियम लेप्रो नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह एक पुराना क्रोनिक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी का अंतिम स्टेज जो होता है सो विकलांगता होती है, यानी अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो लास्ट स्टेज में विकलांगता पैदा हो जाती है। इसका इन्फेक्शन दर, जो संक्रामक दर है, वो काफ़ी कम है। ये करीब 3 से 4% लोगों को ही प्रभावित कर पाती है। अगर इसका संक्रमण दर दूसरे बीमारी की तरह होता तो आज दुनिया में सारे लोग विकलांग ही नज़र आते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि इस बीमारी का इन्फेक्शन रेट, संक्रमण दर जो है काफ़ी कम है। इस बीमारी के प्रति, इस बैक्टीरिया के प्रति करीब 96% लोग का शरीर जो है, 96% लोगों का शरीर जो है सो फुल्ली इम्यूनाइज है, यानी उनके शरीर में इस बैक्टीरिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 से 4 लोगों के ऊपर ऐसा, सैकड़े 3 से 4 लोगों पर इसका संभावना रहती है, संक्रमण होने का संभावना रहती है। उसमें भी ऐसा है कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये बहुत ही सुस्त बीमारी है। बैक्टीरिया बहुत ही सुस्त है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसीलिए इसका नाम भी कोढ़िया रोग पड़ा है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है क्या कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनने में इसका जनरेशन वृद्धि जो होता है से करीब 12 से 14 दिन लग जाता है, नंबर 1। दूसरी बात है कि इस बैक्टीरिया के अंदर 40%, बैक्टीरिया के सेल के अंदर 40% जंक जीन, वेस्टेज पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण वो जो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर्वाइव नहीं कर पाता है, नतीजा है कि वो किसी के शरीर में अगर संक्रमण किया भी तो अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो समाप्त हो गया, नंबर संख्या घट जाता है, प्लस वो बैक्टीरिया यह डेवलप नहीं कर पाता है, इसीलिए उसका साइंस सिस्टम नहीं पता चलता। यानी संक्रमण इसका मान के चलिए कि आज के तारीख में बहुत ही रेयर केस में है, 1 से भी नीचे पहुंच गया है। अब इस बैक्टीरिया का मेन होस्ट जो होता है, रिजाइवर कर लीजिए, मानव होता है। यह बैक्टीरिया सिर्फ मानव के शरीर में ही जिंदा रह सकता है, फलीभूत कर सकता है, अपने परिवार के साथ विकास कर सकता है। अगर दूसरे जीव में ये बैक्टीरिया चला जाएगा तो स्वतः मर जाता है। यह इसीलिए अब इसको ये कह सकते हैं कि इसका मेन सोर्स जो होता है अनट्रीटेड लेप्रोसी पर्सन होता है। वैसा व्यक्ति जिसमें ये लेप्रोसी का लक्षण वगैरह पाया जाता है और ट्रीटमेंट नहीं लिया हो तो वो मेन सोर्स हो गया। अब इसका रूट जो है, शरीर में संक्रमण कैसे प्रवेश कराती, संक्रमित कैसे करता है शरीर को, तो ऐसे तो 3 प्रकार से करता है। स्किन टू स्किन भी होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होती है। ये शरीर में जो प्रवेश करता है मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी रूट के द्वारा ही कर लीजिए। ये शरीर में रिस्पायरेटरी रूट के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और रिस्पायरेटरी रूट के द्वारा ही शरीर से बाहर निकलता है। रिस्पायरेटरी रूट में भी खास करके वैसी स्थिति में निकलता है जब आदमी छींकता खांसता है तो उसके ड्रॉप के साथ में, यानी उसके रिस्पायरेटरी रूट में, नजल म्यूकोसा वगैरह में जहाँ पे उसका बैक्टीरिया वगैरह भरा हुआ रहता है, स्थान बनाए हुए रहता है, जब व्यक्ति छींकता है खांसता है तो प्रेशर पड़ता है तो उस पानी के बूंद जो छींकने खांसने में ड्रॉपलेट के द्वारा, इसीलिए इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हम कहते हैं, उसके द्वारा ये फैलता है। अगर इसका हम चर्चा करेंगे तो बैक्टीरिया में ढेर सारा क्वालिटी पाया जाता है। यह मानव के शरीर में करीब 6 माह तक के जिंदा रह सकता है अगर उसको उचित वातावरण मिला तो उचित वातावरण का मतलब क्या हुआ? उचित वातावरण का मतलब हुआ कि ट्रीटमेंट नहीं लेना। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो 6 महीना तक के जिंदा रह सकता है मानव शरीर। शरीर से बाहर
ये करीब 1 सप्ताह तक के जिंदा रह सकता है, सर्वाइव करता है। गर्म वातावरण, ठंडा वातावरण में, यूँ इतना वातावरण में वो जब किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा नाक के रिस्पायरेटरी रूट से बाहर निकलता है तो ये वातावरण में धूल कण के साथ में, डस्ट के साथ में धूल कण हो गया, एयर ड्रॉप हो गया, या किसी वस्तु पर बैठ के ये 1 सप्ताह तक के जिंदा रहता है। उसके अलावा और भी इस बीमारी में गुण होता है। ये बैक्टीरिया जो होता है नल कल्टिव बैक्टीरिया होता है, यानी इस बैक्टीरिया को अभी तक के लैब में तैयार नहीं किया जा सका, इसका डुप्लीकेट। अब जैसे है कि लैब में डुप्लीकेट इसीलिए तैयार किया जाता है कि कोई भी बीमारी होता है उसका बैक्टीरिया वायरस का लैब में डुप्लीकेट तैयार करके उसके आधार पर वैक्सीन तैयार किया जाता है, जस्ट लाइक अभी कोरोना का वैक्सीन निकला। अब इस बैक्टीरिया का लैब में डुप्लीकेट बैक्टीरिया नहीं तैयार किया गया है और न तैयार किया जा सकता है, इसीलिए अभी तक के इसका बचाव के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात होती है कि ये बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश करता है तो न्यूरॉन सेल को ये डैमेज करता है। न्यूरॉन सेल एक ऐसा सेल है कि जो एक बार डैमेज हो जाता है तो फिर वो उसमें सुधार नहीं लाया जाता है, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है कोई भी मेडिसिन से। नतीजा है कि इसमें जो लेप्रोसी से ग्रसित हो गया, ट्रीटमेंट जब वो शुरू करता है तो ट्रीटमेंट लेने के बाद आने वाला समय में उसको आगे बीमारी डेवलप नहीं करे, उसको आगे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जिस समय ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उस समय उसके साथ में जो भी डैमेज हो चुका है उस डैमेज को हम लोग रिकवर नहीं कर पाते। ये बैक्टीरिया का सबसे अहम गुण होता है। ऐसे बैक्टीरिया नॉन टॉक्सिक होता है, वातावरण में रह रहा है, किसी खाना वाना के ऊपर पड़ भी गया तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अलावा अब हम बीमारी का लक्षण के बारे में चर्चा करें। इस बीमारी में क्या होता है कि ढेर सारा लक्षण होता है। अगर ऊपर से नीचे तक के हम चर्चा करेंगे तो जैसे ऊपर का ही चर्चा ले लीजिए, भौंवा का बाल उड़ा हुआ है तो हो सकता है लेप्रोसी का है, किडनी का बाल उड़ा हुआ है, कान मोटा है, नाक बैठ गया है तो लेप्रोसी का लक्षण हो सकता है। उसी तरह हाथ झूल गया है, हाथ झूल गया है, हाथ का अंगुली काम नहीं कर रहा है, बटन उससे नहीं लग पा रहा है, गिलास नहीं उठा पा रहा है, यानी हाथ से कोई भी काम करने में असक्षम है, हाथ में सूनापन है, रोटी बना रहा है हाथ जल जाता है, बीड़ी पी रहा है हाथ जल जाता है, उसको पता नहीं चलता है। उसी टाइप से पैर में ले लीजिए, पैर उसका फेंका रहा है, चप्पल पहनता है उसको पता नहीं चलता है, चप्पल फेंका जाता है, यानी फुट ड्रॉप हो जाता है। पैर में जख्म हो गया, बड़ा हो गया, कुछ गड़ गया, उसको पता नहीं चलता है, झनझनी दर्द, ये कह लीजिए सूनापन हो गया, यानी इसका ढेर सारा लक्षण होता है। अब रही बात कि ये कैसे लोगों को प्रभावित करती है, इसका मेन रिस्क फैक्टर क्या है। मेन रिस्क फैक्टर में ये हम जान लीजिए कि वैसे लोगों पर इसका खतरा ज़्यादा रहता है वैसे क्षेत्र में जो हाई एनिडेमिक क्षेत्र में लेप्रोसी के लिए। हाई एनिडेमिक का मतलब हो गया कि वैसा क्षेत्र जिसमें लेप्रोसी का ढेर सारा रोगी पाया जाता है, वैसे स्थिति में उस क्षेत्र में इन्फेक्शन, इसका संक्रमण होने का, ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसे उसके अलावे पुअरिटी एगो मान के चलिए कि पुअरिटी के कारण होती है। पुअरिटी में क्या चीज़ होता है, गरीबता एगो शब्द आती है, लेकिन गरीबता में क्या चीज़ होती है, गरीबता में 2 चीज़ मान के चलिए। वो गरीब आदमी है, उसका भोजन बढ़िया नहीं, यानी बैलेंस डाइट नहीं लेगा तो नतीजा है कि उसका इम्यून पावर कमज़ोर होगा। गरीब आदमी है, झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, ओवर क्राउडेड एरिया कह लीजिए, वहाँ पे जाके रहता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जहाँ पे एक रूम में 1-2 आदमी रहने का तो बहुत सारा लोग रहते हैं, उसमें भी वेंटिलेशन का दिक्कत है, वेंटिलेशन नहीं रहता है। नतीजा है कि हम बताए हैं कि अगर कोई वैसा अनट्रीटेड लेप्रोसी पर्सन अगर हो गया, वहाँ पे पाया गया, तो उसके द्वारा वो बैक्टीरिया उस सबको संक्रमित कर सकता है। अब पुअरिटी है, निश्चित तौर पर वो घर से बाहर काम धंधा करने के लिए जा रहा है। सपोज कीजिए कि वो ईंट भट्टा पर काम करने वाला जब अपने गांव में रह रहा है तो उसके गांव में अगर कोई लेप्रोसी का केस नहीं है तो वो सुरक्षित है। अगर वो कहीं बाहर दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास कहीं भी ईंट भट्टा या कहीं काम करने के लिए गया, अब ओवर क्राउडिंग ही बता दिए ये है, उसके अलावा अगर वहाँ पे कोई अगर मिल गया लेप्रोसी का केस
तो उसमें संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा रहती है, वो रिस्क फैक्टर में आता है। उसके अलावा और भी है, बच्चे वगैरह हॉस्टल में जाके पढ़ते हैं। अब हॉस्टल में एक साथ में बहुत सारे लड़के रहते हैं, हो सकता है कि मे भी वहाँ पे भी अनट्रीटेड लेप्रोसी बच्चा अगर है तो भी इसमें संक्रमण की दर का संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मेरे यहाँ 3 केस अभी है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि तीनों हॉस्टल में ही रहता है, यानी उसका बीमारी का जड़ हॉस्टल ही हुआ है। उसके अलावे ये हार्मोन चेंज करता है। लोग कहते हैं कि 14 साल से लेकर 24 साल के बीच में हार्मोन चेंज होता है, किशोरावस्था से लेकर युवावस्था में जाता है, बचपना से ही उसमें जाता है, यानी ये एज फैक्टर जब चेंज करता है तो वैसे स्थिति में उसका इम्यून पावर कमज़ोर होता है, कम बेसी होता है, जिसके कारण भी संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे इसका आंकड़े के अनुसार अगर मान के चलिएगा तो मेल के बनस्पत फीमेल के बनस्पत ये मेल में ज़्यादा होता है, चाइल्ड में ज़्यादा होती है। ये इसका मेन फैक्टर हो गया, रिस्क फैक्टर। अगर इस पर गवर्नमेंट ध्यान देती है या हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लेप्रोसी को उन्मूलन कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ओके।